नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम ज्ञान बिंदु का जो दरोगा वाला होमवर्क सीरीज है उसका डे 7 को देखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये किस महासागर में है? बात करें इस महासागर की तो ये जो ओजोरस द्वीप है ये है आपका उत्तरी अटलांटिक में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आपको अभी करंट अफेयर्स और जो क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है। यह समुद्री क्षेत्र के कितने किलोमीटर में फैला है? तो ये समुद्री क्षेत्र का जो है लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर तक फैला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तापी। देखिए तापी का आप स्पेलिंग करिएगा तो TAPI आएगा। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया 4 देशों का जो है गैस लाइन परियोजना है और इसमें टोटल 4 देश हैं। और तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो अन्य नाम से जाना जाता है इसे हम कहते हैं ट्रांस अफ़गानिस्तान पाइपलाइन। इसको हम कहते हैं ट्रांस अफ़गानिस्तान पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन। तापी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका शिलान्यास जो है वो आपको किया गया था सन 2015 में और इसमें टोटल 4 देश है। ये मैंने आपको बता दिया है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अगर आप इसको मैप पर देखिएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ तुर्कमेनिस्तान है, ये आपका अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए तापी होगा यहाँ पे। ठीक है, लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे जो है वो पेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पेजर टेक्नोलॉजी का। तुर्की और सीरिया में आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा तुर्की में क्या चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत के द्वारा। 16वें ब्रिक्स, देखिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना इसमें है। ठीक, ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है वो रूस के शहर कजान में किया गया था। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो देखिए पहले तो इसमें 4 था और अभी जो है 6 देश और शामिल हो गए हैं, यानी टोटल अभी 10 देश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेपसांग और ढेमचोक। देखिए लेपसांग जो है ये उत्तरी लद्दाख में है। ठीक है, ये उत्तरी लद्दाख में है और डेमचोक जो है ये आपका पूर्वी लद्दाख में है, पूर्वी लद्दाख में है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किन देशों के बीच विवादित है। अब लद्दाख में है तो ये ऑब्वियसली जो है ये इंडिया और चाइना के बीच विवादित स्थल है। अगर आप मैप में देखिएगा तो कुछ इस तरीके से है ये लद्दाख वाला रीजन। और प्योंगत्सो झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देशों के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें पहले तो 68 देश थे, लेकिन अभी इसका एक देश जो नया बना है वो है इजराइल है और इजराइल इसका नया देश है जो कि 69वां देश इसका बना है ADB का। और ADB की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है वो 1966 में हुआ है और इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई है? तो ये जो है ये यूक्रेन के द्वारा की गई, और आप देख रहे हैं काफ़ी 2-3 साल से लगभग यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए, नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1949 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। ठीक, और नाटो में वर्तमान शामिल देशों की बात करें तो 32 है, और जो 32वां है वो आपका स्वीडन है, 32वां देश। बांग्लादेश में तख्तापलट का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण वहाँ पे जो था वो नौकरी में रिजर्वेशन था, यानी नौकरी में आरक्षण। ठीक है, ये था। और सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो सेंट मार्टिन द्वीप जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा किया गया है? तो ये अफ़गानिस्तान का जो है तालिबान, उसके द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है, और तालिबान कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास जो है, जो बेसिकली क्वाड देश जिसमें 4 देश हैं उनके बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। और ये 4 देश जो हैं वो हैं, एक तो हो जाएगा आपका हमारा प्यारा भारत, इंडिया, एक है यूएसए, और एक हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और एक हो जाएगा आपका जापान। ठीक, ये क्वाड के 4 देश मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। युद्ध अभ्यास तो वैसे बहुत सारे हैं, और एक रिम्पेक युद्ध अभ्यास हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहा, उसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। रिम्पेक जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और यूएसए का है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा किया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी 1941-42 के आसपास था, मेरे को एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं आ रहा है। और बात करें अब्दुल कलाम आज़ाद का, तो ये जो थे ये कांग्रेस के सबसे ज़्यादा दिनों तक अध्यक्ष के पद पे रहने वाले व्यक्ति थे, और इनका कार्यकाल 1939 से लेकर 45 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि पर लागू की गई थी? तो ये लगभग 19% भूमि पर लागू की गई थी। और बात करें स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का, तो इसका जो स्टार्टिंग है वो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग कहाँ गमन नहीं कर सकती है? तो जो ध्वनि तरंग है ये आपका निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि को जो है गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका। यहाँ पे देखिए, बात करें उद्देशिका की, तो उद्देशिका जो है वो 13 संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, और इसको जो है 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया था? तो इसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया था, जो कि पहला है आपका प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर, इसकी समानता की बात की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि सन 1940
में हुआ उसके पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे, ठीक। दूसरे की बात करें तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरी की बात करें तो तीसरे थे हमारे ब्रह्मदत्त, ठीक। और विनोबा भावे का एक बहुत फेमस आंदोलन याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं भूदान आंदोलन, ठीक। भूदान आंदोलन। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसका स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और क्या सन 1940 में किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1849 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, और भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देखिए, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये आपका 18 है, और सबसे बड़ा जो है वो है कच्छ का रण, जिसमें जंगली गधा पाया जाता है। और राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 106 यानी 106 हो जाएगा। और बात करें टाइगर रिज़र्व का, तो टाइगर रिज़र्वों की संख्या हमारे भारत में 58 है, ठीक है, सॉरी 58 है। और आज का जो करंट इवेंट्स है, मतलब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आपको 11 मार्च को, ठीक है। तो अभी जो है वर्तमान में ये 59 हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? तो वो हमारा हो जाएगा आंसर बिहार। और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। बिहार की बात करें तो इसका जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर था। तुर्की देश की मुद्रा क्या है? तो तुर्की देश की जो मुद्रा है वो है लोरा, और इसका कैपिटल जो है, तुर्की का कैपिटल हो जाएगा अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? तो देखिए, राज्य विधान परिषद जो है वो कभी भी भंग नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक स्थायी सदन है, ठीक है। और राज्य विधान परिषद की अगर बात करें तो ये कभी भी भंग नहीं होगा। और राज्य विधान परिषद का जो आर्टिकल है वो हो जाएगा आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो ये मणिपुर का लोकटक झील हो जाएगा, लोकटक झील, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सही सुमेलन करना है। देखिए सोना जो है वो हमारे यहाँ पे मेनली ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल से है। तो बिहार में जो है वो सोना पाया जाता है जमुई में, और डोलोमाइट की उपलब्धता रोहतास में देखी जाती है। लिथियम गया, और बॉक्साइड हो जाएगा आपका मुंगेर में, ठीक है। कुछ और याद रखिएगा तो वो है कैमूर, जो कि कैमूर से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। कबीर, देखिए बात करें कबीर की तो इनका जन्म जो है वो हुआ था आपको वाराणसी के अंदर। और इनके गुरु का भी नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो इनके गुरु का जो नाम था वो था
रामानंद। ठीक, कबीर के गुरुजी का नाम क्या था? रामानंद। और कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये धर्मदास के द्वारा इसका संकलन किया गया था। प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक हैं? तो ये जो है ये प्राकृतिक बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1914 से लेके 1919 तक चला था। तो यहाँ पे वही 1918 तक इसकी समाप्ति 1918 में की गई थी। और वो संधि जो थी वो संधि थी वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साय। भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ये आपका भाग 4 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और डीपीएसपी की बात करें तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ओजोन से है, मतलब ओजोन से सुरक्षा को लेकर के है। और मॉन्ट्रियल बेसिकली एक शहर है जो कनाडा का है। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। और इसका आयोजन जो है वो किया गया था 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या है 9। संविधान द्वारा प्रदत्त होगा, ये प्रदत्त मूल अधिकार में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक। और बात करें हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का तो हम ये यूएसए से हमने इसको लिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो देखिए मरकरी को जो हम ना Hg लिखते हैं पारा, तो ये तो गलत हो जाएगा। और लेड को हम Pb लिखते हैं Pb। सोडियम Na सही है। सिल्वर को हम Si नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं Ag। तो ये 3 गलत है, तो सही है ओनली 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका जो है हेडक्वार्टर वो देहरादून में है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। और बात करें प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए, तो प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन जिम्मेवार है। ठीक। महौषधि में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं कि ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है। और सूक्ष्म जीव की जो खोज है वो किसने की थी? तो वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है।
ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मजीवी के साथ साथ जो है वो आरबीसी, स्पर्म और माइकोप्लाज्मा का भी खोज इन्होंने किया था। माइकोप्लाज्मा, इसका भी खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस, तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस मतलब जो तंबाकू है वो मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है। तंबाकू से यहाँ होना चाहिए, तंबाकू से मोज़ेक बीमारी वायरस, रुक जाइए, सही है क्वेश्चन। तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका सर्वप्रथम पता लगाने का श्रेय जो है वो इवानोवस्की को जाता है और इन्होंने ही बताया था कि तंबाकू में मोज़ेक बीमारी नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर है? तो ये है आपका डेंगू, ठीक है। और डेंगू जो है वो मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। और एक है आपका मादा एनाफिलीज, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका मलेरिया, ठीक। यानी यहाँ पे देखिएगा तो मादा एजिप्टी मच्छर के द्वारा जो है वो डेंगू होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज के द्वारा क्या होता है, मलेरिया। ये ध्यान में रखिएगा। अगला है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये एक कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 2014 में। कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि भारत को जो है वो एनीमिया मुक्त, एक मिनट, भारत को जो है वो एनीमिया मुक्त कब घोषित किया गया था, वो यहाँ पे देखते हैं। तो भारत को एनीमिया मुक्त घोषित किया गया है, मतलब 2030 तक भारत को एनीमिया मुक्त घोषित किया जाएगा, और टीबी मुक्त 2025 तक, और मलेरिया जो है वो 2030 तक, ये भारत का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो देखिए यहाँ पे खसरा, छोटी माता और चेचक यानी ऑल, सभी बीमारी जो है वो विषाणु जनित ही है। कुत्ते के काटने से, पता है कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज़ होता है, ठीक है। रेबीज नामक बीमारी होती है। जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया बीमारी, यानी उसको जो है पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया की बीमारी। अगला क्वेश्चन है कि एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग बर्ड फ्लू कहते हैं, विषाणु किस कोड के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ये है H5N1, ठीक। एक और याद रखिएगा, वो है आपका स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू के लिए जो कोड है वो है H1N1। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये जो है ये वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, और इससे जो इफ़ेक्टेड है, वो इफ़ेक्टेड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा लीवर या जिगर। निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो यहाँ पे मम्स, रेबीज और हर्पीज़, यानी ऑप्शन बी जो है वो, मतलब मम्स, रेबीज और हर्पीज़ जो है वो विषाणु जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है वो टीका की खोज की थी। और बात करें यहाँ पे हम एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक जो है इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो पहला एंटीबायोटिक था वो था आपका पेनिसिलिन, और इसका जो खोज है वो किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण कौन सा वायरस है, तो ये हो जाएगा आपका वेरियोला वायरस। और वेरियोला वायरस द्वारा स्मॉल पॉक्स होता है। और बात करें एक और फेमस बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स की जो बीमारी है वो होता है वेरिसेला। ठीक, नाम में थोड़ा ही का डिफरेंस है तो ध्यान रखिएगा। वेरिसेला वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स और वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक होता है। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये हमारा लीवर प्रभावित होता है। विचार करना है और सही बताना है। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लाल आदि से होता है, और हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखिए मैं इसको थोड़ा बताऊं। हेपेटाइटिस ए का जो संक्रमण है वो भोजन या पानी द्वारा होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण है वो रुधिर और लाल के द्वारा होता है। तो इसको अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमसे सही पूछा है तो अभी दोनों गलत है, ठीक है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है, तो ये रॉबर्ट कोच ने ये बताया था। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है, तो गैस का निकलना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, सभी हो सकता है, यानी आंसर डी। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही। रासायनिक मतलब क्या है, जो बदल जाएगा वो दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे दूध का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। जल का उबलना जो है ये भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम फिर से वाष्प को जल में बदल सकते हैं। फलों का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, और ईंधन का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 5। यहाँ पे विचार करना है कि रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न किया जा सकता है, तो गलत है। ये प्रयोगशाला और व्यवहारिक जीवन में भी संपन्न हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि दूध को दही बना देना। मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। यहाँ पे सही पूछा है। यहाँ पे दोनों कथन जो है वो गलत है। दोनों कथन गलत है। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो वो मुक्त होती है एनोड के द्वारा, एनोड पर। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है, तो अमोनिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो नाइट्रोजन और जल वाष्प की प्राप्ति होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का ह्रास हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है, तो वो मोल अनुपात H2O का देखिएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें हम लोग कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन का।
61 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम मतलब सबसे ज़्यादा होगा, तो वो होगा अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, देखिए ये हमारा हो गया 0 डिग्री विषुवतीय रेखा और ये हो गया ध्रुव। ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसका भार क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो देखिए ये है बड़ा जी, और बड़ा जी जो दिया था वो दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, और इसका जो मान है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना हो जाता है, तो पृथ्वी का 1/6 गुना हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से बढ़ता है, ये गलत है। ऊंचाई का मान कम होने पर गलत है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। वो अक्षांश पे निर्भर करता है, ऊपर नीचे पर नहीं। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है। अगर समरूप वेग से ऊपर जाएगा तो आदमी का जो भार है वो वजन कैसा प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जब नीचे आएगा तो घटा हुआ लगेगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो ये हमारे भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त ने बताया था ये चीज़, न्यूटन से पहले ही। अगला क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा होगा, यहाँ पे अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है, तो ये उसको प्राप्त होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड पर कब लौटेगा, तो वो कभी भी नहीं लौटेगा, कभी भी नहीं। कैलोरी खपत होगा। कैलोरी खपत के आधार पर गरीबों का आकलन किस समिति के द्वारा किया गया था, तो ये लकड़वाला समिति था, और लकड़वाला समिति ने ही कैलोरी के आधार पर गरीबी का आकलन किया था। और उन्होंने शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी रखा कि जिसको 2100 कैलोरी मिलता है ऊर्जा, वो गरीब नहीं है। और ग्रामीणों के लिए जो ये था 2400 कैलोरी। ठीक है, 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है कि बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है। देखिए थोड़ा सा गलती है, बिटकॉइन होगा। ठीक है, बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो देखिए जो बिटकॉइन है ये ब्लॉकचेन प्रणाली पर आधारित है। और इसको जो बनाने वाला था वो जापान के थे और उनका नाम था सातोशी। जापान के थे वो, जिनका नाम था जिनका नाम था सातोशी। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन आप बस शॉर्ट नेम याद रखिए, सातोशी। और ये कहाँ के थे, ये थे जापान के।
रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है कॉमर्शियल बैंकों के लिए। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के लिए। वाणिज्यिक आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है ये 1921 में की गई थी और इंपीरियल बैंक ही 1955 में चलकर ये एसबीआई हो गया था। ठीक है, और पता है आपको कि 1969 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये आप लोग कमेंट करिए नीचे, कमेंट में बताइए। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन भी दे देते हैं 14, 15, 16, 17। ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, या डी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की बहाली बहुत जल्द आने वाली है और बिहार एक्साइज दरोगा का जो बहाली है वो आ चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।